सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु मिश्रा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, और वो भी सिर्फ एक शॉर्ट में। और हमारे चैप्टर का आज का टॉपिक है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, अब ये पावर शेयरिंग क्या है भैया, तो वो तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग दो कंट्रीज़ के बारे में केस स्टडीज़ करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में केस स्टडीज़ करेंगे और ये पता लगाएंगे कि पावर शेयरिंग का क्या यूज़ है, क्या नीड है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते पावर शेयरिंग होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं बेल्जियम की कहानी से। तो दोस्तों, बेल्जियम की कहानी कुछ इस तरह से शुरुआत होती है। ये जो है बेल्जियम का मैप है आपके सामने। बेल्जियम जो है यूरोप में एक कंट्री है। बेल्जियम में दोस्तों 59% जो थे डच बोलने वाले लोग थे, और वो लोग जिस रीजन में रहते थे, फ्लेमिश रीजन। आप जो ये पीला कलर का रीजन देख रहे हैं, यही है हमारा फ्लेमिश रीजन। इसमें डच लोग रहते थे, और बाकी के जो 40% थे वो थे फ्रेंच स्पीकिंग, जो कि इस वैलोनिया, ये जो रेड रीजन है, वैलोनिया रीजन में रहते थे, जो कि साउथ पार्ट था, और फ्लेमिश जो था नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री था। बाकी जो बचे 1% लोग, वो बेल्जियम बोलने वाले वहाँ के जर्मन्स हुआ करते थे। उनकी हम बहुत कम बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ की जो कैपिटल थी दोस्तों, वो थी ब्रुसेल। कैपिटल थी ब्रुसेल बेल्जियम की। और बात करें कैपिटल के अंदर की, तो कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकिंग ब्रुसेल थे और 20% डच स्पीकिंग थे ब्रुसेल में। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे कि पूरे कंट्री की बात करें तो मेजॉरिटी कौन है हमारे, डच है। पूरे कंट्री की बात करें, अगर कैपिटल की बात करें तो मेजॉरिटी में कौन है हमारे, फ्रेंच। तो इसी में कुछ वाद विवाद हुए थे, क्या क्या समस्याएं हुई थी। अब उस समस्याओं का लिए क्या क्या हल निकाला गया था, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। हालांकि मैं आपको बात बता दूं कि बेल्जियम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदली थी। तो अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर इज सेम इन सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला बात ये रखा गया था कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो फ्रेंच और डच स्पीकिंग दोनों साइड से सेम होंगे गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो फ्रेंच और डच साइड से सेम होंगे। दूसरा क्या था, द पास ऑफ स्पेशल लॉ गेट सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप्स। मतलब कि अगर कोई भी लॉ अगर कंट्री में पारित किया जाता है तो उसे दोनों, अगर ये हमारा लॉ को पास करना है तो इसमें डच और फ्रेंच दोनों की सहमति होगी, तभी ये लॉ जो है पास होगा। अगर एक की सहमति है तो ये लॉ जो है पास नहीं होगा। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात ये थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, उसका और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई नहीं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ब्रुसेल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे दोनों ग्रुप से। ब्रुसेल में जो सरकार थी वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे दोनों ग्रुप से। और यहाँ तक कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, जो कि एजुकेशन या फिर कल्चर, लैंग्वेज, इन सब पे ध्यान दिया करते थे। तो हर एक कम्युनिटी की अलग अलग, जैसे जर्मन्स की अलग या फिर डच की अलग, फ्रेंच की अलग, उसमें एक दूसरे में कोई लेन देन नहीं, सबकी अलग अलग थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो दोस्तों, यही थी फाइनली हमारी बेल्जियम की कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे केस स्टडी पे, श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका जो है दोस्तों हमारे भारत देश के ठीक नीचे है, इन द इंडियन ओशन। तो श्रीलंका की अगर बात करें तो वहाँ पे 74% जो लोग थे वो सिंघाली बोलने वाले थे, और 18% जो थे वो तमिल बोलने वाले थे, और बाकी के जो बचे 7% थे
वो दोनों मतलब दोनों के मिलवा जुलवा थे। तो जो हमारे 74% थे सिंघालीज, ये मेनली बुद्धिस्ट थे, और जो हमारे 18% तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। अब यहाँ पे तमिल्स दो तरह के थे, एक तो हमारे इंडिया से चल करके आए थे और एक जो थे ऑफिशियली यहीं के श्रीलंका के रहने वाले तमिल्स थे, और 7% हमारे क्या थे जो थे क्रिश्चियंस में आते थे। तो अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या क्या हुई आखिर वहाँ पे। तो दोस्तों समस्या की बात करें तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी 1956 में एक एक्ट पास की, जिसके द्वारा कि सिंघाला जो है श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। गवर्नमेंट जो थी दोस्तों, दूसरा कारण, गवर्नमेंट जो थी वो सिंघाला स्पीकर्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर करती थी, या फिर जॉब्स हो या फिर कुछ भी चीज़ में, मतलब उनको एक रिजर्वेशन की तरह मिल जाता था, उनको पहले मिल जाता था। उनके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसने बुद्धिज़्म को और ग्रो और फास्टर मतलब उसमें स्थापित होने दिया। अब ये देखकर तमिल वालों को बहुत भैया समस्या हो गई कि सब कुछ इसी के लिए होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो तमिल वालों को यह लगा कि उनकी राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, मतलब अब उनकी रिलीजन की रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं है। तो तमिल्सों ने गुस्सा में आकर गवर्नमेंट से मांग की कि हमें इक्वालिटी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे इनकी बात को ठुकरा दिया। इस बात को देखते हुए तमिल्सों ने सेपरेट अपना एक अलग देश बनाने का मांग करने लगा, जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गए, सिविल वॉर्स, जिसमें कि लगभग 1000 लोग मारे गए और बहुत से ज़्यादा लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए। इसी की वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक्स पे बहुत ही ग्रेट डैमेज हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी दोनों केस स्टडीज़। क्या थी ये केस स्टडीज़ कि श्रीलंका में तो ये सब हो गया, अब बेल्जियम में तो सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे, तो ये पावर शेयरिंग से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स बात आती है वाई पावर शेयरिंग इज़ नीडेड। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट रिड्यूसेस अ फाइट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी भी दो सोशल ग्रुप के बीच ये फाइट मतलब झगड़ा होने से, वाद विवाद होने से रोकता है। जैसे कि हमने एबव अपने दोनों कहानियों में देखा, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, श्रीलंका ने नहीं किया। बेल्जियम लास्ट में खुशी खुशी था और श्रीलंका में सिविल वार हो गया। तो यही आपके सामने कंक्लूजन निकल के आता है कि वाई द पावर शेयरिंग इज़ नीडेड। तो फ्रेंड्स पावर शेयरिंग हो रही है, तो अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो दो तरह के पावर शेयरिंग होते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमारे आता है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और लेजिस्लेचर का मतलब जो कि लॉज बनाते हैं, और एक्सिक्यूटिव जो कि उसको पुट करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, और जुडिशियरी जो कि देखते हैं कि हर एक चीज़ सही या गलत नहीं हो रही है। ये तीनों एक दूसरे को जज करते रहते हैं। फिर बारी आती है वर्टिकल पावर की। वर्टिकल पावर में हमारी यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद लोकल जो कि म्यूनसिपल गवर्नमेंट, ये आते हैं चीज़ें। पावर जो है दोस्तों, वो पावर जो शेयरिंग है वो सोशल ग्रुप्स में भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं किसी को रिजर्वेशन या फिर इन सब के दौर में पावर शेयरिंग जो है बटा हुआ है। पावर शेयरिंग हमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देखने को मिलेंगी। अगर कोई सरकार है, मान के चलिए कि अगर बीजेपी की सरकार है, अगर उसे कहीं पे भी अगर किसी स्टेट में उसको शासन करना है, तो वहाँ की जा कर के वो लोकल पार्टी के साथ मिल करके और वहाँ पे शासन करेगी। तो इसी को लोग एक और नाम से बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो यही थे दोस्तों हमारे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो पहला टर्म है हमारा मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटियन होता है दोस्तों, एक बिलीफ होता है कि मेजॉरिटी वो कम्युनिटी होता है किसी भी कंट्री का, जो कि वे इट वांट्स, अगर जिस तरह से वो चाहेगी उसी तरह से कंट्री चलेगा, जिसका संख्या ज़्यादा उसी तरह से कंट्री चलेगा। बारी आती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो कि ये इलेक्ट किया जाता है एक ख़ास तरह के, एक ख़ास समुदाय के लोगों द्वारा। अगर फ्रेंच वाले हैं तो फ्रेंच का अलग कम्युनिटी। आगे है दोस्तों प्रूडेंटियल। प्रूडेंटियल क्या होता है? तो इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स और लॉस। ये एक
डिसीज़न होता है, कुछ लोगों के बीच बैठक होती है। इसमें कुछ लोगों के बीच बैठक होती है कि भैया अगर ये हम लोग कानून पास कर रहे हैं तो ये सही कानून है या नहीं, या फिर ये गलत है या नहीं। आगे है हमारा चेक्स एंड बैलेंसेज। चेक्स एंड बैलेंसेज क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक्स द अदर विच रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। अलग अलग इंस्टीट्यूशन को चेक करती है कि सबकी अंतर्गत पावर जो है शेयर्ड है कि नहीं। आगे हमारा रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज। अब रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं भाई? तो इन दिस कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड इन द असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट फॉर माइनॉरिटीज इन ऑर्डर टू गिव देम फुल शेयर इन पावर। अगर कोई हमारा माइनॉरिटी है, कम है, अगर उसको पावर शेयरिंग सबको बराबर हक में मिलना चाहिए, ये रिजर्व करती है। जैसे कि हमारे जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनके लिए भाई कुछ अलग रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशन में या फिर जॉब्स में, ये उनकी अलग से पावर शेयरिंग है। आगे बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? तो ये एक अलायंस ऑफ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कि दो गवर्नमेंट आपस में एक होकर के और एक जगह एक सरकार बनाती है। ये होता है दोस्तों कोलिशन गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर होल टोटल चैप्टर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे ही मोर एसएसटी की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस। धन्यवाद।